अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसनैन लियाकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज़ है उस हवाले से। और पहला जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है और ये पहला मैच जो कि फ़र्स्ट क्लास मैच कंसीडर होगा। पहले ये प्रैक्टिस मैच होता था लेकिन अब 4 रोज़ा फ़र्स्ट क्लास मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ होगी प्राइम मिनिस्टर 11। और आज इसका पहला दिन था, पहले दिन का इख्तिताम हो चुका। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले दिन के इख्तिताम पर 89.4 ओवर्स पे पाकिस्तान की टीम 324 रन जोड़ सकी 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ओपनर्स आज पाकिस्तान को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिलवा सके। 18 रन पे पहली विकेट गिरी, 9 रन बना सके इमाम उल हक। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के दरमियान पार्टनरशिप हुई लेकिन फिर 38 रन बनाकर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। फिर बाबर आजम 40 रन बना के आउट हुए। उसके बाद अगर देखा जाए तो सरफराज अहमद ने आज बड़ी स्पीडी इनिंग्स खेली, 41 रन की। सऊद शकील 13 रन बना सके। फ़हीम अशरफ ने भी कुछ महाजराई करने की कोशिश की लेकिन सिवाय कप्तान शान मसूद के कोई भी ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान की जानिब से नहीं था जो कि विकेट पे जम के खेल सके। और शान मसूद 150 रन पर अभी भी खेल रहे हैं और उम्मीद यही है कि अगर कल आमिर जमाल उनका साथ देते हैं तो पाकिस्तान एक अच्छे टोटल की तरफ जा सकते हैं। इस तमाम तर मैच के ऊपर भी बात करेंगे, फिर पीएसएल के बहुत सारे मामलात हैं उनके ऊपर बात करेंगे, फिर पीसीबी कुछ चेंजेस करने जा रही है कराची और लाहौर के ग्राउंड्स में, उनके हवाले से भी बात करेंगे। आज हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है अली ताबिश। अली, आपको खुश आमदीद कहते हैं और उनके साथ अब्दुल समी साहब हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। अली, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, ये बताइएगा कि आज का मैच स्टार्ट हो चुका है, आज दिन पूरा इख्तिताम हुआ, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8-9 बजे स्टार्ट होगा लेकिन मैच 3-4 बजे स्टार्ट होता है, 12-1 बजे खत्म हो जाता है। पाकिस्तान 324 रन जोड़ने में कामयाब हुआ। कैसा देख रहे हैं आज के दिन को? आई थिंक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग अगर मैच की ली जाए थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली इट्स अ फर्स्ट क्लास मैच, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस मैच। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप प्लेयर चेंज करके सब्स्टिट्यूट करके खिला लोगे। आपको लाइनअप अपनी अनाउंस करके खिलाना पड़ता है और पाकिस्तान ने किया। अब मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक की ओपनिंग देख के, लेकिन आई थिंक शान मसूद ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया टॉक्स में कहा था कि हम बाबर एट नंबर 4 और मैं नंबर 3 खेलूंगा, तो उसी स्ट्रेटजी पे रहे। ओवरऑल अब्दुल्ला शफीक के रन्स मतलब के फिगर्स देख के आपको जो है ना थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है, लड़का कुछ कर लेगा। इमाम उल हक डिसअपॉइंटिंग, शान मसूद ऑब्वियसली इम्पेकेबल जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, 156 नॉट आउट ऑन डे 1, बहुत अच्छा आई थिंक ओवरऑल उनका डिस्प्ले रहा है। बाबर के साथ सुनने में यही आ रहा है, जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं हम, कि पार्टनरशिप उनकी बहुत अच्छी रही, बड़ी सॉलिड रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर 40 पे चले गए। आई थिंक पाकिस्तान जो एक शान मसूद ने खास तौर पे जो बात की थी कि हम रिजवान की बजाय सरफराज के साथ जाएंगे, और वही उन्होंने प्रैक्टिस मैच में, प्रैक्टिस तो नहीं, फर्स्ट इस मैच ओपनिंग मैच में हमें करके दिखाया। 326 रन हमें, मुझे क्वाइट फ्रैंकली एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान पहले दिन ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अगेंस्ट दिस प्राइम मिनिस्टर 11, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मौजूद हैं, मार्कस हैरिस हैं, टॉड रेनशॉ हैं, मर्फी हैं, स्टेकेटी हैं, तो टीम हल्की नहीं है। पीएम 11 उनके खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि यार एटलीस्ट इनको आप आज के दिन में कि तैयारी करके गए हुए हैं, और थोड़ा सा डिस्प्ले ऑफ एप्लीकेशन हमें जो है ना वो नजर आ रहा है नंबर्स को देखते हुए, स्पेशली सरफराज के नंबर्स। ठीक, सरफराज के नंबर तो बड़ी हौसला अफजाएं, उसके ऊपर बात करेंगे। समी भी आपकी तरफ आता हूं। आज के मैच में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी को राइटली रेस्ट दिया गया, फिर हसन अली को रेस्ट दिया गया, लेकिन इन फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं कि शाहीन शाह तो टीम में आएंगे, क्या हसन अली भी वापस आएंगे और खुरम शहजाद, मीर हमजा और आमिर जमाल में से कौन ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारा टेस्ट मैच होगा 14 से जो स्टार्ट होना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? जी हसनैन, बिल्कुल मेरे ख्याल में तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप ये लड़के जो हैं काफी अरसे से बेंच पे थे और डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर आप आमिर जमाल को आपने देखा हो, इनका ताल्लुक भी हमारे इस्लामाबाद से है और पिछले 2 सीजन में ये काफी इम्प्रेस, बैट और बॉल दोनों से इम्प्रेस करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद मीर हमजा हैं, वो भी आप उनकी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देख लें डोमेस्टिक में, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्ट्रेटेजी है कि उनको एक मौका दिया गया है। जैसे इन्होंने बताया कि ये फर्स्ट क्लास मैच है, ना कि प्रैक्टिस मैच, तो उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। और फिर जो ऊपर से आप देखें कि अगर पाकिस्तान ने बोर्ड पे 324 रन लगाए हैं तो ये टीम का भी मोरल अप करता है, और इसी तरह जो आपकी बॉलिंग लाइनअप है उसको काफी हौसला मिलेगा। और इसी परफॉर्मेंस और इस मैच के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा आगे जाके कि आप शाहीन के साथ जो है फिर क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं।
कप्तान और मैनेजमेंट, तो मेरे ख्याल में इस मैच का अहम किरदार होगा। लेकिन समी भाई, आपको लगता नहीं है कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी शान मसूद की जानिब से, उसके अलावा 40s 38 फिर वही काम नज़र आ रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही। आपको अगर एक दफ़ा स्टार्ट मिल चुका है, आपको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, लेकिन बाबर आजम जैसे सीनियर प्लेयर, फिर अब्दुल्ला शफीक जैसा इमर्जिंग टैलेंट, आप इतना अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं, उसके बाद विकेट गंवा रहे हैं। क्योंकि अगर इस मैच में 50 या सेंचुरी कोई और बंदा भी कर लेता तो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता अगले टेस्ट मैच में। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ओपनिंग हमारी जो है एक दफा फिर फ्लॉप हुई है। हमारा काफी अरसे से मसला चलता हुआ आ रहा है और उसको हम अभी तक जो है सॉर्ट आउट नहीं कर सके। लेकिन चांद ने एक तो देखें बड़ी अच्छी इनिंग खेली है और एज ए कैप्टन उन्होंने जब अपना इस सफर का आगाज किया है तो ये उनके लिए बड़ा जबरदस्त साबित हुआ है। बाबर का मैं समझता हूं कि आप वो बड़ा खिलाड़ी है और अगरचे उन्होंने इनिंग का आगाज जो है अच्छा किया था, अनफॉर्चुनेटली वो 40 रन पे पवेलियन वापस चले गए। लेकिन ऐसे मैचेस में अगर आप देखें, डे वन पे हम 324 रन हमने बोर्ड पे लगाए हैं, तो एक आध या दो पार्टनरशिप्स ही होती हैं ऐसी जगह पे कि जो आपको जो है ऐसा टोटल जो है लगाने में मदद करती हैं। तो मेरे ख्याल में वो ओपनिंग का फ्लॉप होना या मिडिल ऑर्डर का बीच में उस तरह से रिस्पॉन्ड न करना अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ठीक टोटल हमने बना दिया हुआ है और आगे इंटरेस्टिंग होने जा रहा है मैच। अब अली, आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम आज 40 रन बना के आउट हुए। स्ट्राइक रेट रिलेटिवली उनका इतना हेल्दी नहीं था जितना सरफराज का हेल्दी है। लेकिन बाबर आजम से एक इनिंग्स अब ड्यू है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, क्योंकि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे चुके हैं वर्ल्ड कप में, उससे पहले एशिया कप में देखा जाए नेपाल के खिलाफ 150 रन, और अभी तक बाबर आजम जो तनकीद करने वाले ना उनको मौका दे रहे हैं। और शायद ये टेस्ट सीरीज़ में वो मौका बाबर आजम के पास भी है कि वो बल्ले से रन लगाएं और फिर जवाब दें। आई थिंक बाबर ने जो तैयारी की है इस टूर की, और जो उनके इस्लाम ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे जो नेट्स में उनकी जो बॉल पे बॉल जब लगती है बैट पे, वो जो आवाज़ सुनने का जो मौका मिला है, उससे लग ही रहा है एटलीस्ट उनको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बॉल सही नज़र आ रही है। और वो जो है ना उसको खेलने के मतलब दुनिया से ज़्यादा वो खुद काफ़ी पुरुम्मीद है। और ऑब्वियसली 40 पे आउट हो जाना आफ्टर पार्टनरशिप आफ्टर अ स्टार्ट, वो इतना कोई खुशाइंद या कुछ खुशखबरी वाली बात नहीं है। इनिंग्स बिल्कुल ड्यू है। आई थिंक सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल इनिंग्स ड्यू है। 3 टेस्ट मैचेस हमने खेलने हैं, 6 इनिंग्स बनती हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि बाबर की 6 के 6 में जो है ना बारी आएगी। और हम उम्मीद करेंगे कि वो 6 इनिंग्स जो वो खेलेंगे वो हों ऐसी कोई 100 150 200 वाली। मैं चाहूंगा, क्योंकि जो मुझे 196 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका याद है, वो इतना खूबसूरत था, इतना सबलाइन था, लेकिन वो हमारी अपनी कंडीशंस में था। बाबर, आई थिंक हम एक दफा पहले शो में बात कर चुके हैं कि बाबर खुद अपने दिमाग में खुद अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं अगर वो खुद सोच लें उस बात को। मुझे लग ऐसा रहा है एटलीस्ट जो उनकी तैयारी देखते हुए, उनकी इनिंग्स के बारे में पढ़ते हुए, कि ही इज ऑन ट्रैक फॉर वन बिग स्कोर इन ऑस्ट्रेलिया। सभी भाई, बाबर के ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन बाबर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि साबित भी कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे नाम, सऊद शकील का है, अब्दुल्ला शफीक का है, ये ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर इस वक्त पूरी कौम जिनकी तरफ देख रही है। इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसी वजह से कौमी टीम में ये आए हैं। लेकिन मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, पिछले 5-10 इनिंग्स अगर आप सऊद शकील की भी उठा के देख लें और अब्दुल्ला शफीक की भी उठा के देख लें कि एक आध बड़ी इनिंग्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वही काम कर रहे हैं जो किसी ज़माने में एक दो लोग किया करते थे। आजकल वो वापसी के चक्कर में कि 30-40 रन बनाए और वापस चले जाते हैं, तो ये फिर 6-7 महीने का ही सफ़र लगता है अगर आप इस तरह करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे अपने टैलेंट से। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। सऊद का जो है जब ये आए टीम में तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि मिडिल ऑर्डर में बहुत अरसे से पाकिस्तान को जिस तरह के बैट्समैन की तलाश थी वो उनको मिल गए हैं। नो डाउट वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और उनमें जो है ठहर के खेलने की और तहम्मुल से खेलने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, उसमें तो आप देख लें कुछ वर्ल्ड कप का भी हमारा सफर कोई इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अभी ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है, मुश्किल होता है, आपको बाउंसी ट्रैक्स मिलते हैं, आपको खेलना उस तरह से इतना आसान नहीं होता। सब कॉन्टिनेंट की टीम जो है हमेशा से स्ट्रगल करती हैं। तो मेरे ख्याल में सऊद शकील और अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला फिर थोड़ा अटैक करते हैं, आपको पता है, तो ये थोड़ा सा इन्हीं मैचेस में उनका पता चल जाना है। लेकिन अगर इन्होंने लंबा चलना है टीम के साथ और इन्होंने अगर कुछ कर दिखाना है तो उनके पास यही मौका है, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्रेशर बिल्ट अप हुआ है और नाकिदीन जो है
वो इनको निशाने पे रखे हुए हैं। ठीक है अली, मुझे ये बताएं कि 324 रन हो चुके हैं, कल का दिन भी पाकिस्तान के पास होगा, पाकिस्तान चाहेगा कि कल तकरीबन लंच तक वो खेले। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, कितने रन देने चाहिए प्राइम मिनिस्टर 11 को, ताकि यहाँ से एक विन के साथ अगर पाकिस्तान आगे जाएगा तो यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे रिकॉर्ड तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं है। आई थिंक मोमेंटम जितना पाकिस्तान के साथ हो उतना अच्छा है गोइंग इनटू द फर्स्ट टेस्ट मैच। मुझे लगता है ये है कि शान मसूद 450 की ट्राई करेंगे पहली इनिंग्स के टोटल के लिए। आमिर जमाल के साथ उनकी स्ट्रेटजी एटलीस्ट यही होगी कि हम स्ट्राइक रोटेट करते रहें, हम स्ट्राइक पे जितना मिडल कर सकते हैं उतना मिडल करें, जो बॉल छोड़ सकते हैं उसको छोड़ें, गैर जरूरी शॉट बिल्कुल ना खेलें। क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था, सऊद शकील ने प्ले ऑन कर दी अपनी बॉल इनसाइड एज के ऊपर, और सरफराज अहमद ने शॉट बहुत अच्छी मारी थी, लेकिन उनका कैच बहुत अच्छा लिया गया। मतलब वो जो कर रहे थे वो बेसिकली कैच ही बहुत अच्छा था, डाउन द लेग साइड कीपर ने जो पकड़ा। बाबर आजम देन अगेन वो इसी तरह से लेग ग्लास खेलते हुए जो आउट हुए हैं, अनलकी लोगों ने लिखा हुआ कि अनलकी डिसमिसल था। बट आप ऐसी चीजों पे लक और अपनी जो है ना अपनी मास्टरी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हो रादर देन लक। और कल की स्ट्रेटजी में शान मसूद की ये कोशिश होगी कि वो एटलीस्ट तकरीबन 125 रन मजीद चाहिए होगा 450 अचीव करने के लिए, जिसमें से एटलीस्ट 70-80 वो शान मसूद खुद बनाए, अपना 250 करने की कोशिश करें। अगर वो कर सकें दैट वुड बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान। वरना आमिर जमाल एटलीस्ट इतना लोहा आई थिंक दिखा सकते हैं कि वो एक सॉलिड 50 कर सके। बेशक वनडे टाइप इनिंग्स खेलें, वो माने जाते हैं काफी बिग शॉट्स खेलने के लिए भी, तो बेशक वो स्ट्राइक रोटेट करें शान मसूद के साथ और कुछ बिग शॉट्स भी खेलें ताकि प्रेशर उनके ऊपर से उतरे और पाकिस्तान एटलीस्ट 450 तक पहुंच सके लंच तक। समी भाई, मुझे शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, मेरे पास 30 सेकंड, उसके बाद ब्रेक लेनी है, एक और टॉपिक की जानिब जाना है कि मीर हमजा, खुरम शहजाद और आमिर जमाल मौजूद हैं यहाँ पे टीम में, और हसन अली ने आना है, शाहीन शाह आफरीदी ने आना है। तो आपके मुताबिक कौन से दो बॉलर्स ऐसे हैं या फिर ऑलराउंडर ऐसे हैं जो कि ड्रॉप होंगे प्लेइंग 11 में? मेरे ख्याल में मीर हमजा को और आमिर जमाल जो है ना, मेरे ख्याल है इन दोनों में से इनकी चॉइस होगी, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और आमिर जमाल का एक एडवांटेज है कि वो प्रॉपर बैट्समैन है, पूरी बारी लेते हैं, बड़ी शॉट्स खेलने की भी सलाहियत रखते हैं। तो हम तो उनके साथ खेले में उनको देखते रहे, तो उनका ये एक एडवांटेज है जो एडेड है। और हसन अली के जो है उनके ऊपर भी मुझे तो जो मेरी उसमें आई बात कि अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस वो होती है तो ये नए बॉलर्स के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा आपकी बाउंसी ट्रैक्स हैं। तो मीर हमजा और आमिर जमाल दोनों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मीर हमजा और आमिर जमाल दोनों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। खवातीन और ज़ात दोनों पैनल से मौजूद हैं यहाँ पर। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ PSL की डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ग्राउंड्स की डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करते हैं कराची और लाहौर के स्टेडियम्स की, जहां पर PCB ये कह रहा है कि नई स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, PSL से पहले ये स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, लेकिन जो तखमीना लगाया गया, अगर इनको इमरजेंसी में लगाया गया तो तकरीबन 2 अरब से ज़ायद के अखराजात होंगे। PCB प्लानिंग नहीं कर रहा। अगर इस चीज़ की प्लानिंग कर ली जाती आज से 6-7 महीने पहले तो शायद ये जो 2 अरब लग रहा है ये 1.5 अरब में या 1.25 अरब में हो सकता था। इसके अलावा PSL की डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। मोइन खान को डायरेक्टर लगा दिया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, जो कि पिछले 8 सीजन से उनके कोच थे। और फिर सुना ये है, खबरें ये हैं कि बहुत सारे स्टार प्लेयर्स के साथ जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं या फिर फ्रेंचाइज के जो मैनेजमेंट है वो खुद राब्ते में है। रचिन रविंद्रा के हवाले से सुना है कि पेशावर ज़ल्मी उनसे राब्ते में है। इसके ऊपर भी अपने पैनल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ये तज़ीन और राइश के ऊपर बात कर लेते हैं। अली, मुझे ये बताइए कि लाहौर और कराची स्टेडियम में स्क्रीन्स तो लगनी चाहिए, लेकिन इतनी इमरजेंसी में इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके सिर्फ PSL के लिए या फिर PSL से पहले, मैं समझता हूँ कि अगर इसको प्लान कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर ना होता। इतने ज़्यादा अखराजात से बेहतर था कि थोड़ा सा सब्र से, शुक्र से काम लिया जाता, प्लानिंग से काम लिया जाता, ताकि अखराजात भी बच जाते और ताज़ीन और आयश भी हो जाती। मैं आपकी सवाल सुन के तो बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके अंदर जो है ना एक जोक भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं और आप PCB की बात कर रहे हैं। तो हमें तो इतने अरसे से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक दिन एक चीज हो रही है, दूसरे दिन दूसरी चीज हो रही है। तो 6 महीने कौन सी कमेटी थी जो ये फैसला करती है, और कौन सा
ओहदेदार होता जो इस बात पे कायम रहता कि हमने 6 महीने ये पहले प्लान किया था, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब ऑब्वियसली जिनके पास ये बेड़ा है, जिनके पास ये कमेटी है, जिनके पास ये अथॉरिटी है, उन्होंने ऑब्वियसली बिफोर द इवेंट वो चीज़ें तो करनी है। अब करनी पड़ेंगी क्योंकि टाइम कम ही है, 2 महीने रह गए हैं पीएसएल शुरू होने में, और इन 2 महीने के अंदर जो भी करना है वो करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। मुझे बस हंसी आ रही है कि ये पीसीबी और प्लानिंग का वर्ड पिछले 3-4 महीने या 5 महीने 6 महीने से एक साथ जा नहीं रहा। इन लफ्जों में बड़ा तजाद है और बहुत मसला है इन दोनों लफ्जों में। चलें समी भाई से पूछ लेते हैं, क्योंकि समी भाई से पूछ लेते हैं, आजकल ये भी ज़का साहब के करीब होते हैं और पीसीबी इस्लामाबाद रीजन तक तो इनका ये हिस्सा है पीसीबी का। समी भाई, ये इस सारे मुद्दे को आप किस तरह देख रहे हैं और प्लानिंग का फुकदान हमें क्यों नजर आता है पीसीबी में? इससे पहले प्लानिंग के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि देखें क्रिकेट पाकिस्तान में लोगों के लिए क्या अहमियत रखता है और दुनिया में किस लेवल पे खेली जा रही है और इसके लिए किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। तो अगर हम देखें तो हम दुनिया में इन तमाम चीजों में बाकी दुनिया से काफी पीछे हैं। तो हमें इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने ग्राउंड्स के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, हमें अपनी पिचेस के ऊपर काम करने की जरूरत है, आउटफील्ड के ऊपर, फिर पवेलियन के ऊपर, ओवरऑल जो है स्टेडियम्स की भी जरूरत है। बट दूसरी तरफ जो आप बता रहे हैं इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये प्लानिंग नहीं हुई, ये होनी चाहिए थी। आप अचानक से फैसले हो जाते हैं, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हुए हैं कि मैनेजमेंट ही चेंज हो जाती है, किसी को टाइम ही नहीं मिलता। आप पिछले 1 साल में देखें क्या हो रहा है। तो कैसे ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, नॉर्मली आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर से उसकी अप्रूवल होती है, फिर आप उसके बाद जो है कंसल्टेंट हायर करते हैं, फिर आप टेंडर प्रोसेस में जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर हायर होता है, फिर उसको एक डेडलाइन दी जाती है, उसको किया जाता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि अचानक से फैसला हुआ है, इसी वजह से जो जल्दी के काम होते हैं उनकी कॉस्ट जो है जरूर वो होती है। बट पीसीबी जो है, मेरा ख्याल है शायद उनका ये सोच हो ऐसी कि पीएसएल जो है वो उससे सर ये जल्दी के काम इस वजह से तो नहीं किया जा रहे कि ज़का साहब ने भी आपको बताया कि फैब तक क्या पता उनको उसके बाद एक्सटेंशन मिले ना मिले, तो वो ये चाहते हैं कि उससे पहले वो सारे काम करवा लें। मेरे ख्याल में उनका शायद इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो मेरे पास इत्तला है, वो शायद कंटिन्यू करें एज चेयरमैन पीसीबी, बल्कि अपॉइंट हो जाएं जो मैनेजमेंट कमेटी से, वो प्रॉपर चेयरमैनशिप पे आ जाएं। बट ये किसी लेवल पे फैसला हुआ है और मेरे ख्याल में अब जिस तरह मुझे रावलपिंडी स्टेडियम में भी कुछ चेयर्स लग रही हैं, नेशनल स्टेडियम में भी कुछ कजाफी की चेयर्स इधर आ रही हैं, वहां पे नई लग रही हैं। तो ये कुछ अरसे से ये काम तो चल रहा था, लेकिन स्क्रीन वाला और 2 बिलियन रुपीज के साथ ये जरूर जो है इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना। अच्छा, ये ज़का साहब वाली आप खबर देना चाह रहे हैं? मैं इससे पहले कि अली की तरफ चलूँ, इस खबर को कंफर्म करता चलूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगली गवर्नमेंट किसकी आनी है। अगर इलेक्शन हो गए तो फिर वही रस्साकशी होगी अगर ज़का साहब चेयरमैन बन गए। चलें, वो तो देखें इलेक्शन होगा और वो अलग से उसका वो है। बट हम मेरे पास जो इत्तला आई वो ये है कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है और वो इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए हुए हैं, तो वो इलेक्शन हो जाएंगे और रजा साहब चेयरमैन बन जाएंगे। उसके बाद आगे क्या होता है तो फिर एक दफा हम सर पीटेंगे बैठ के कि जी इस चेयरमैन को भी टाइम नहीं मिला, तो फिर क्या खास प्लानिंग हो। मतलब फिर वही होगा, समी साहब यही कह रहे हैं अली के 2 दिन एक चेयरमैन होगा, 2 दिन दूसरा चेयरमैन होगा, संडे वाले दिन पीसीबी की जो कुर्सी है वो वैकेंट होगी। अच्छा, थोड़ा सा पीएसएल के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमने पीएसएल के हवाले से बात की कि बहुत सारे सुपरस्टार्स मिसिंग हैं और उसके बाद उसका रिस्पांस भी बड़ा अच्छा आया। लोगों ने कहा जी कि अच्छे मुद्दे पे आपने बात की। कल ही की खबर है जो हमें कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से पेशावर ज़ल्मी की कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन रचिन रविंद्रा से रब्ता किया गया है। क्या आप समझते हैं अली कि रचिन रविंद्रा, क्विंटन डी कॉक, मैक्सवेल, वार्नर, इस तरह के प्लेयर्स को पीएसएल में होना लाजमी है अगर आपने पीएसएल को एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाना है? देखिए, उनका होना बहुत खुशाइंद है, बहुत अच्छी बात होगी, बट उनका होना उतना लाजमी नहीं है। देखिए, रचिन रविंद्रा जैसा प्लेयर का होना मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होगा। और एक किस्म का रचिन का होना लाजमी इस वजह से बिकॉज इज एन अप एंड कमिंग टैलेंट।
हमने देखिए मैक्सवेल की इनिंग्स भी देखी है, क्विंटन डिकॉक की इनिंग्स भी देखी है सिमिलर कंडीशंस में, लेकिन वो लोग उनकी इनिंग्स बहुत अरसा बहुत लोग देख चुके हैं और बहुत सारी लीग्स में देख चुके हैं। जो एक चीज नई होगी देखने को, देखिए पीएसएल अपने 8 एडिशंस में हमेशा फोर फ्रंट पे रहे नए टैलेंट को सामने लाने में, पुराने टैलेंट्स को भी इस्तेमाल करने में, लेकिन नए टैलेंट को खासतौर पर सामने लाने में। हमें एक्सपीरियंस लोग भी देखने को मिलते हैं, हमें यंग टैलेंट खासतौर पर देखने को मिलता है। हमने अपनी जो ओडीआई और टी20 की टीम है पूरी की पूरी तकरीबन पीएसएल से ही बनाई हुई है, 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के सिर्फ। अब जब पीएसएल का एक ब्रांड ये बन चुका है, ये इमेज बन चुका है कि वो नए टैलेंट को सामने लेके आता है, तो पुराने टैलेंट का आजमाए हुए देखे हुए टैलेंट का इतना होना लाजमी नहीं है जितना नए टैलेंट का होना है। हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल हैरी ब्रूक की है, हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल जमान खान की है, हारिस रऊफ की है, सैम करन भी है, बिल्कुल। तो हमारे पास यंग टैलेंट जितना ज्यादा होगा, वो फॉरेन हो, वो पाकिस्तानी हो, आई थिंक दैट इज मोर द पीएसएल ब्रांड देन। लेकिन अली, क्या मैं ये नहीं समझते आप कि आई बॉल्स की वजह से भी लोग देखते हैं, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ती है अगर आपके ज़्यादा बड़े प्लेयर्स खेल रहे हों। किसी ज़माने में इसी पीएसएल में शेन वॉटसन भी खेले, केपी भी खेले, क्रिस गेल भी खेले, एबी डिविलियर्स भी खेले, बहुत सारे प्लेयर्स खेले, लेकिन अब देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये मिसिंग है पीएसएल से। उसकी एक तो बहुत बड़ी वजह ऑब्वियसली पाकिस्तान में पीएसएल होना, लोगों को अभी तक शक व शुबात हैं उस चीज़ के ऊपर। लेकिन आप देखें कि जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं जो लेजेंड्स रहे हैं, वो लेजेंड्स लीग में इस टाइम खेल रहे हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि आपका एक्सपीरियंस अब कहाँ काम आ रहा है। आपको लोगों को लीग्स में इंडिया की टीम को उठा के देख लें, सारा यंग ब्लड जो भी खेल रहा था, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो सारा यंग ब्लड था, और वो यंग ब्लड भी उनकी आईपीएल की पैदाइश है सारी की सारी। तो हम भी अगर फॉस्टर करें, बेशक इंटरनेशनल यंग टैलेंट को फॉस्टर करें, दैट इज आई थिंक वो चीज ज्यादा पीएसएल के साथ जाती है और पीएसएल के ब्रांड के साथ जाती है। हमारे पास होने चाहिए बड़े प्लेयर, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन उनका सिर्फ उनका होना, देखें वो आई बॉल्स कितना लेके आएगा, स्टेडियम नहीं फिल करेगा। लोग स्टेडियम में जाएंगे बाबर आजम को देखने, जमान खान को देखने, शाहीन को देखने, हारिस रऊफ को देखने, अब्दुल्ला शफीक को देखने, फखर जमान को देखने। आपको क्या लगता है वो स्पेसिफिकली डेविड वीजे को देखने जा रहे हैं? डेविड वीजे का होना एक टीम में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अबाउट वार्नर, क्विंटन डिकॉक, इस तरह के प्लेयर से तो व्यूअरशिप मिल सकती है, लोग जाएंगे देखने के लिए। बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आई थिंक जो डायनामिक्स मेरे दिमाग में पीएसएल के हैं इस टाइम पाकिस्तान में, आपको अगर पाकिस्तान की मेजर व्यूअरशिप आपकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ही आती है, अगर यहाँ से आपको आई बॉल्स चाहिए तो आपको यहाँ का यंग ब्लड ज्यादा जरूरी चाहिए, आई बॉल्स के लिए भी और स्टेडियम्स के लिए भी। आपने देखें सिर्फ टीवी पे मैच तो बिकना है, मैच तो चलना है, लेकिन जितना स्टेडियम का माहौल बनना है वो यंग टैलेंट से बनना है, वो इन ओल्डीज से इतना नहीं बनना। ठीक है समी भाई, आपका इस हवाले से क्या टेक है? क्योंकि एक डिफरेंट टेक ये भी है कि स्टार्स का होना ज़रूरी है, एक टेक ये भी है जिस तरह अली कह रहे हैं कि यंगस्टर्स का होना ज़रूरी है पीएसएल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल ब्रांड के लिए। देखिए, जहां तक नए टैलेंट को सामने लाने की बात है, उसके लिए तो मैं बिल्कुल इनसे अली से इत्तेफाक करता हूं कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और पिछले कई सालों में डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी से ज्यादा जो है वो पीएसएल से जो है वो खिलाड़ी ऊपर आए हैं, और उन्हें ऊपर जो है नेशनल टीम में मौका दिया गया है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें, दुनिया में आईपीएल के बाद पीएसएल एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़ी लीग है, जानी मानी इसको माना जाता है, स्पेशली इसमें क्वालिटी फास्ट बॉलिंग होती है। लेकिन अगर आप दुनिया में जहां पे भी आप देखें, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो पैसे के साथ चल रही होती है, और पैसे के साथ बड़े नाम और ये चीजें जुड़ी हुई होती हैं। आप देखते हैं, हम ये इसके बाद जो पाकिस्तान में लीग्स होती हैं उसमें हम देख रहे हैं जितने बड़े नाम आते हैं, लीग की वर्थ वैल्यू में इजाफा होता है, और लोग जो है उस हिसाब से स्पॉन्सरशिप आता है, उस हिसाब से आपकी व्यूअरशिप होती है, उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरे ख्याल में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि यंग टैलेंट के साथ साथ बड़े नाम भी शामिल हों, और इसका वाज़ेह फर्क आएगा। ये सवाल आपको कभी मौका मिले तो किसी फ्रेंचाइज ओनर से पूछें, वो आप उसका बेहतर जवाब देंगे। क्योंकि देखें क्यों बड़े नामों के पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सरशिप लेनी, अपनी टीम्स के लिए भी अपनी जो है उन्होंने लेनी है, और इसके अलावा ये ब्रॉडकास्टिंग जितनी होती है उसमें भी ये बड़े नामों का बड़ा किरदार होता है। तो यकीनन ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए यंग टैलेंट का और बड़े नामों का। अली, मुझे थोड़ा सा क्विकली बताइएगा, इस दफ़ा पीएसएल चेंज नज़र आ रही है। मोइन खान जो कि काफ़ी अरसे से कोच थे, वो टीम डायरेक्टर बन गए कोयटा ग्लैडिएटर्स के, फिर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम आ गए हैं डिफरेंट टीम्स में। आमिर का शायद वहीं पे स्टे करे, लेकिन इमाद 8 सीजन्स के बाद इस्लामाबाद में आ गए, तो बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा इस बार पीएसएल में। आई थिंक पीएसएल के ऊपर जो है ना वो मसाले का तड़का लग गया है
कि जो चीज़ें पहले से गर्म थी वो और ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। और देखिए आपको एटलीस्ट एडवांसमेंट नज़र आ रही है। एक बंदा जिसने 8 साल कोचिंग की है एक फ्रेंचाइज की, उसको फाइनली उसको एक पर्टिकुलर ओहदे, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट डेवलपमेंट का क्वेटा की टीम के लिए और ग्लैडिएटर्स के फ्रेंचाइज के लिए जितना काम किया है, वो आई थिंक काफ़ी मॉन्यूमेंटल है। इसका नदीम उमर साहब ने भी 2-3 दफ़ा ज़िक्र किया है, और उनका टीम डायरेक्टर होना इज़ वेल एनफ, उसमें कोई क्या कहते हैं गलत बात नहीं है, अच्छी खुशाइन बात है फॉर अदर फ्रेंचाइजेज एज वेल, दैट इफ समबडी स्टिक्स टू देम, एक बंदा उनके साथ इतने अरसे से चल रहा है तो उसको उस हिसाब से नवाजा भी जाए, उसको उस हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट भी दी जाए। एंड आई थिंक दैट इट्स गुड फॉर मोइन खान खास तौर पे कि वो टीम डायरेक्टर के ओहदे पे आ गए हैं, और कोचिंग में खास तौर पे क्योंकि क्वेटा का थोड़ा सा पलड़ा काफी डाउन साइड पे रहा है पिछले 2 सीजन्स में, तो चेंज इन कोचिंग माइट जस्ट वर्क फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स दिस सीजन, खासतौर पे इतने चेंजेस के बावजूद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका भी, और समी भाई आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के जो टूर मैच है उसके हवाले से बात की, फिर PSL के हवाले से बात की, और कुछ PCB ग्राउंड में चेंजिंग कर रहा है उसके हवाले से बात की। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोटेक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।